नमस्कार प्यारे बच्चों, पौधा शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, हमारा पेपर नाम क्या है उसका? समावेशी विद्यालय का सृजन। उस पर 18 नंबर की ये वीडियो है। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा, कल हमने क्या किया था, जो हमारी समावेशी शिक्षा थी उसकी हमने विशेषताएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? उसमें विशेषता पढ़ी थी उससे पहले, और कल की जो क्लास थी इससे पहले वाले, उसमें हमने क्या पढ़ी थी? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे बेटा। उससे पहले विशेषता पढ़ी थी, उसके बाद हमने उद्देश्यों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा, या हम इसको प्रकरण कहें, तो आज की जो हमारी प्रकरण रहेगा वो रहेगा समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। ठीक है बेटा, तो 1 बाय 1 हम इनको जानेंगे। ठीक है, पहली जो आवश्यकता है कि हमें समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों ये हमें आवश्यक है बेटा। तो ठीक है, सामान्य मानसिक विकास, इसकी जो पहली विशेषता है वो आवश्यकता है वो है सामान्य मानसिक विकास। सामान्य मानसिक विकास। ठीक है, दूसरी जो इसकी आवश्यकता है वो है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। कितने सिंपल हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी आवश्यकता, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। ठीक है, 4th नंबर की इसकी जो आवश्यकता है वो है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। शैक्षिक, 5वीं जो इसकी आवश्यकता है, शैक्षिक एकीकरण संभव है। ठीक है, अंतिम रूप से जो इसकी आवश्यकता है उसका बिंदु है समानता के सिद्धांत का अनुपालन समानता के सिद्धांत का अनुपालन
करती है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा समझो इनको क्या कहती हैं ये, कि आखिर में हम समावेशी शिक्षा को क्यों अपनाएं, क्यों हम समावेशी शिक्षा को ग्रहण करें, क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो उसके आधार को सिद्ध करने के लिए ये बिंदु दिए गए हैं कि हम आखिर में समावेशी शिक्षा को ही क्यों अपनाएं या उसे हम आवश्यक क्यों समझें। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, सामान्य मानसिक विकास इसमें संभव होता है, या इससे सामान्य मानसिक विकास कहने का शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो मूल इसका जो आधार है, सामान्य बच्चों को हम शिक्षा दे रहे थे, लेकिन जो हमें कहीं न कहीं जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, बाधित बालक हैं, अपंग बालक हैं, ठीक है ना, वो कहीं न कहीं उनका विकास अवरुद्ध हो रहा था। तो उनको हमने कहाँ शिक्षा देना प्रारंभ किया, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनको शिक्षित करना हमने प्रारंभ किया। कहीं न कहीं वो जब भटक रहे थे, अलग उनको शिक्षा दी जा रही थी, अब कोई ध्यान नहीं दिया तो वो हीन भावना का शिकार हो रहे थे, तो उनको हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनको शिक्षित करना प्रारंभ किया। ठीक है। तो सामान्य मानसिक विकास इसमें क्या होता है, संभव होता है। जो बच्चे कहीं न कहीं मानसिक रूप से पहले वो ऑलरेडी ही विकृत हैं, और जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए या फिर उनको अलग समझा जाए, सबसे डिफरेंट समझा जाए, तो कहीं न कहीं वो क्या होंगे, हीन भावना के शिकार होंगे। लेकिन जब उनको एक साथ पढ़ाया जाएगा, सामान्य बच्चों के साथ ही, सामान्य बच्चों की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, तो उनका क्या होगा, मानसिक विकास संभव होगा। सामान्य रूप से उनका मानसिक विकास हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अब देखो बेटा समझो कैसे करती है सामाजिक विकास को सुनिश्चित, ये यानी कि वही सारे विकृति वाले अपंग बालक हों, ठीक है, और बाधित बालक हों, सारे कहाँ जाएंगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ जाएंगे। तो समाज के सभी बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे, समाज के सभी बच्चे जब एक भावना से एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उसमें क्या होगा, सामाजिक एकीकरण की भावना उनमें बढ़ेगी, सामाजिक गुण उनमें पैदा होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो सामाजिक गुणों की उनमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और सभी के जो सामाजिक गुण हैं, सामाजिक बातें हैं, वो एक साथ एक दूसरे के साथ वो उनको शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो एक तरह से क्या होता है, सामाजिक एकीकरण इसमें क्या होता है बेटा, संभव होता है। अब बात आती है कि क्या है कि समावेशी शिक्षा क्या है बेटा, कम खर्चीली है। क्या है समावेशी शिक्षा, कम खर्चीली है। तो सीधी सी बात है, हमको पता है जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है, कम खर्चीली है। जब आप एक तो मान लीजिए, हमको सबसे पहले जो हमारी शिक्षा का आधार है वो क्या है, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले कक्षा में किस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं उनकी सबसे पहले क्या करता है, पहचान करता है, उनका निर्धारण करता है, उनका निदान करता है। जो हमारा एक उसमें सिद्धांत चलता है कि ये जो हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण की विशेषता हमने पढ़ी है, उत्तम शिक्षण की विशेषता हमने पढ़ी है। तो हमारा जो उत्तम शिक्षण है कैसा होना चाहिए, जो एक अच्छा शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा शिक्षण जो निदानात्मक हो और उपचारात्मक हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे का क्या करेंगे, निदान करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिर में मेरी कक्षा में एक टीचर का वो है, अच्छे टीचर का गुण है कि वो सबसे पहले ये पता लगाए कि मेरी कक्षा में आखिर में किस किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले वो उनका निदान करेगा, निदान करने के बाद उनका उपचार करेगा। ठीक है, कि उपचार का मतलब जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, ठीक है, तो उसको क्या उस डॉक्टर देख के आपको बता देता कि आपको ये बीमारी है, आपको देख लिया बता दिया आपका तो ये बीमारी है, फलानी वो बीमारी है, ठीक है, नहीं। सबसे पहले वो क्या करता है, आपकी जांच करता है, जांच के लिए आपको भेजता है कि आप जांच करवाइए, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर में आपको बीमारी क्या है, उसी के आधार पर आपको क्या देता है, ट्रीटमेंट देता है। ठीक है ना। तो आपकी क्या होती है, निदान पहले पता लगाया जाता है, पहचान की जाती है बीमारी की, निदान किया जाता है कि आखिर में आपको बीमारी क्या है। वही कार्य कहाँ होता है, हमारे शिक्षण में होता है। तो सबसे पहले एक टीचर को निदान करना होता है कि आखिर में मेरी कक्षा में किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, किस बच्चे में कौन सी कमी है, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, उस आधार पर निदान करके उनका उपचार किया जाता है, मीन्स उन कमियों को दूर किया जाता है। तो जब उन बच्चों को या फिर हम ऐसे बच्चों को अलग अलग बिठाएं कि ये अपंग बालक है, ये बाधित है, ये पिछड़ा हुआ बालक है, सारे बच्चों की अलग क्लास लगा, क्या होगी, बहुत खर्च हो जाएगा, बहुत खर्चा बैठेगा, ठीक है ना।
और सबसे जो मेन कारण है इसमें होगा, अब यहाँ पे तो एक खर्च वाला बिंदु आया तो इसको हमें एक्सप्लेन करना समझना है, लेकिन खर्च को भी हम शिक्षा में ना देखें तो सबसे जो उनके अंदर एक भावना आती है वो आती है हीन भावना, जिससे इंसान पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बच्चा पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको भी दूर करने के लिए हमें उनका समावेशन करते हैं, जिससे समावेशन करने के बाद हमारा खर्चा भी कम हो जाता है और उनके अंदर हीन भावना भी नहीं आती है, ठीक है ना। वो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं और अपना अच्छा मानसिक विकास वो कर पाते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, ठीक है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल है। जब हम सभी बच्चों को एक साथ बिठाएंगे तो एक तरह से क्या हो गया, उनका एकीकरण हो गया, सभी प्रकार के बच्चों का हमने एकीकरण कर दिया, ठीक है। अब है शैक्षिक एकीकरण संभव होता है कहाँ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। देखो बेटा सबसे बड़ी बात है, एक ही कक्षा के अंतर्गत आप अलग अलग शिक्षकों को बेटो अलग अलग कक्षा में अलग शिक्षक की आवश्यकता होती है, लेकिन समावेशी अलग कक्षा की व्यवस्था करो, अलग सारी व्यवस्था करनी होती है, लेकिन समावेशी कक्षा के अंतर्गत सारे बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है, लेकिन सबसे पहले उनकी पहचान कर ली जाती है। तो जिस बच्चे को जो कमी है, जिस स्तर पर उसमें कमी है, उसी स्तर पर उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है, और कौन से बच्चे को कौन से विशेष शिक्षण की आवश्यकता है उसी आधार पर टीचरों को वहाँ पे रखा जाता है। तो मिलसे वहाँ पर जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कई समस्याओं पर आधारित टीचर वहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिसको जो समस्या होती है उसका समाधान उसी टीचर से किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से शैक्षिक एकीकरण भी वहाँ पर संभव होता है, ठीक है। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है, सीधी सी बात है, किसके जो हमारी समावेशी शिक्षा है कि हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह समानता के सिद्धांत का क्या करती है, अनुपालन करती है, समानता के सिद्धांत को ये अपनाती है, सभी कैसे भी कैटेगरी के बच्चे हों सभी के साथ समान व्यवहार करती है, सभी को एक दृष्टिकोण से देखती है और एक ही तरह से सबको शिक्षा प्रदान करती है। से इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि ये किन प्रकार सभी का विकास संभव हो, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारी आज की जो कक्षा थी, जो हमने आज शिक्षण अध्ययन किया है वो किया है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो उनको हमने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सप्लेन किया है, समझा है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आखिर में समावेशी शिक्षा हम क्यों अपनाएं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है बेटा। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगले शिक्षण बिंदु का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉरी बेटा, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो थोड़ा सा हम इनको और डिस्क्राइब कर लेते हैं, इनको तो क्लियर करते हैं। आगे हम जो हमारी समावेशी शिक्षा है, थोड़ा समय हमारे पास बचा है उसका हम थोड़ा सदुपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए बेटा, ये हो गए थे हमारी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आखिर में हम समावेशी शिक्षा को क्यों ग्रहण करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास समावेशी शिक्षा के, हालांकि अगली नेक्स्ट क्लास में हो पाएंगे, 2-4-5 में हमारे पास बचे तो मैंने सोचा उनका अपन सदुपयोग कर लेते हैं। तो लिखिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। जर्नलिंग को सुन लीजिए आप। तो जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो आखिर में
बेस थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद विस्तार से तो हम अगली कक्षा में ही इनको कर पाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ आखिर में समावेशी सिद्धांत कैसे कार्य करते हैं। तो जो हमारे समावेशी सिद्धांत हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, कौन कौन से होते हैं समावेशी सिद्धांत। तो सबसे पहले जो हमारा मेन सिद्धांत होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। जो हमारी जो मनोविज्ञान हम विषय पढ़ते हैं उस पर एक चैप्टर के रूप में चलता है, विशेष रूप से चलता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मैं शुरुआत से आपको बताती आ रही हूँ, हर कड़ी को जोड़ जोड़ के आपको पढ़ाती हूँ कि हमारी जो शिक्षण है, हम एक अच्छे शिक्षण को यानी कि हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसी को आधार बनाकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मनोविज्ञान में जो नियम बनाए गए हैं, जो शिक्षण बिंदु जो उसकी शाखाएं हैं मनोविज्ञान की, जो बिंदु उसके अंतर्गत हैं, जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। और उस शिक्षा मनोविज्ञान का कहाँ प्रयोग करते हैं, हम हमारे शिक्षण में करते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है कहाँ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है ना। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। तो हम एक ही प्रकार से प्रत्येक बच्चे को शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। उसमें बच्चे को अच्छी प्रकार से शिक्षित करने के लिए हमें हमारे शिक्षण कार्य में क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। उसके स्तर में हमको सुधार लाना होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सबसे पहले जो हमारी कक्षा है उसके अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, कौन कौन सी विभिन्नताओं के बच्चे हमारी कक्षा के अंतर्गत बैठे हुए हैं, उन पर हमको रिसर्च करना होता है। उनकी सबसे पहले हमको पहचान करनी होती है कि आखिर में बच्चे कौन सी कैटेगरी के हैं। उसी आधार पर हम समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, उसी आधार पर हम उनको शिक्षण कार्य करवाते हैं बेटा। तो थोड़ा सा मैंने आपको अगली उसमें नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दिया है कि सबसे पहला, हालांकि और भी सिद्धांत हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात है जैसे माता पिता के सहयोग का सिद्धांत, ठीक है, अध्यापकों के सहयोग का सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, व्यक्तिगत विभिन्नता तो महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गया इसका, लेकिन बिना माँ बाप के सहयोग के, बिना शिक्षकों के सहयोग के हम समावेशी शिक्षा को संपन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है, बाधित है, जब तक वो बच्चे को विद्यालय में नहीं भेजेंगे तो क्या हम बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले जो ड्यूटी बनती है वो बनती है माँ बाप की, कि वो ऐसे बच्चों को आगे लेकर आएं, विद्यालय में लेकर आएं और उनको शिक्षण कार्य करवाएं। जब वो विद्यालय में आएंगे तभी तो टीचर के संपर्क में आएंगे, तभी उनको समावेशी शिक्षा दी जाएगी, तभी उनका विकास किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य और भी कई सिद्धांत हैं, तो मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। आगे इनका डिटेल से और विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है।